डियर स्टूडेंट्स, कैंसर का जो लास्ट वीडियो लेक्चर हम आपको बता रहे थे, उसी लास्ट वीडियो लेक्चर का ये एक सब पार्ट है, जिसमें हम अभी जो कैंसर का जस्ट एक जो वीडियो अभी हमने आपको अपलोड किया है, ठीक है, वो कैंसर का जो पहला पार्ट है, उसमें हमने क्या बताया कि कैंसर होता क्या है, ट्यूमर क्या होता है, बेनाइन ट्यूमर क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, मेटास्टेसिस क्या है, कैंसर कॉजिंग एजेंट क्या है, कार्सिनोजेन क्या है, ओंकोजिन्स क्या है, ठीक है। ये सब के बारे में आपको एक नॉर्मल सा जो भी नॉलेज होना चाहिए वो हो चुका। अब आइए, कहते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट को आपने कार्सिनोजेन बोला, कैंसर के फैलने के प्रोसेस को आपने मेटास्टेसिस बोला, ठीक है। कहते हैं कैंसर के स्टडी को हम लोग ओंकोलॉजी बोलते हैं, ओंकोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। ओंकोलॉजिस्ट बोलते हैं कैंसर के डॉक्टर को, ओके। अब सुनिए, कहते हैं कैंसर का पता कैसे लगता है किसी को कैंसर है। कहता है, अब जैसे मान लीजिए कि संजय दत्त अभी एकदम न्यूली, ठीक है, बॉर्न एग्जाम्पल है कैंसर का, जस्ट 5 दिन पहले, ठीक है, लीलावती या नानावती, पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल था, उसमें वो डिटेक्शन में आया। सांस लेने में तकलीफ हुई। आजकल अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो सबसे पहले कोरोना के बारे में शक पैदा होता है, तो उसका पहले कोरोना टेस्ट किया गया, निगेटिव आया। फिर देखा गया कि भाई ऑक्सीजन का लेवल क्यों कम हो गया ब्लड में, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। पता चला लंग्स का कैंसर है। जो उनका जो एल्वियोलर सरफेस है, आप ये जानिए एक लंग्स का एल्वियोलर सरफेस एरिया जो होता है 100 मीटर स्क्वायर के बराबर है, उनका सरफेस एरिया 50% बचा हुआ है। यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस एरिया होता है वो एल्वियोलाई प्रोवाइड करता है। तो वो कारण कुछ भी हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, एल्कोहलिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एल्कोहलिज्म का असर कहता है कि उस पर नहीं पड़ता। एल्कोहलिज्म का असर पड़ता है ज़्यादातर लीवर पे। यह है लंग्स कैंसर, यानी चेन स्मोकिंग, ठीक है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करते फिर भी उनको कैंसर होता है, तो इसका कोई फिक्स सोर्स नहीं है बच्चे। लेकिन अगर हो जाए, अब वही उसका क्या हुआ, लंग्स के पास का टिश्यू लिया गया, ठीक है, और पैथोलॉजिकल जांच के लिए भेजा गया। टिश्यू का ग्रीक वर्ड हिस्टो, पैथोलॉजिकल टेस्ट है पैथोलॉजिकल, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, या चूंकि लाइव टिश्यू लिया गया, बायोटिक टिश्यू लिया गया, ठीक है, और तब डायग्नोज के लिए भेजा गया, तो उसको बोलते हैं बायोप्सी टेस्ट। यानी कि बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू, जहां पे परेशानी है, जो सस्पेक्टेड टिश्यू है, जहां पे कोई गांठ बहुत दिनों से हार्ड हो गया, कुछ लिक्विड सेक्रेशन हो रहा है, उस टिश्यू को उठाएगा और चेकअप के लिए ले जाया जाएगा, ठीक है। कहता है होता क्या है, उस सस्पेक्टेड टिश्यू को निकाला गया, कट इनटू थिनेस्ट सेक्शन, उसका एक थिनेस्ट पीस बनाया गया, उस थिनेस्ट पीस को स्टेन किया गया प्रॉपर स्टेन से। ये जानिए सेल का अपना प्रॉपर स्टेन होता है, एज फॉर एग्जाम्पल सेफ्रानीन, हिमेटोजाइलिन, ठीक है, ये सब क्या है, एसिटोकार्माइन, ये सब स्टेनिंग एजेंट है। उससे स्टेन करने के बाद उसको क्या किया गया, एग्जामिन किया गया, किससे, माइक्रोस्कोप से। और माइक्रोस्कोप में, ठीक है, कहता है ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक की भी सहायता ली गई। माइक्रोस्कोप प्लस ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया। इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें होता है कि मेटाबॉलिज्म होते हुए दिखता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हुए दिखता है, यानी
कोई प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस की एक्टिविटी होते हुए दिखती है, एक्टिविटी होते हुए दिखती है, प्रोसेस एक्टिविटी। तो कहता है सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया गया बाय पैथोलॉजिस्ट। देखा गया कि दो सेल या कोई भी सेल के ऊपर का जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोटीन होता है वो लॉस्ट हो गया या है। लॉस्ट हो गया तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन करेगा, अगर है तो नॉर्मल सेल डिवीजन करेगा। जो एबनॉर्मल सेल डिवीजन करेगा उसको ट्यूमर सेल के रूप में डिटेक्ट किया गया। अगर वो फैल नहीं रहा है, एक ही जगह पे वो है, जो मास मिला है ट्यूमर सेल, उसको बोलेंगे बेनाइन ट्यूमर। अगर वो इन्वेसिव है, दूसरे सेल को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कैंसरस सेल, मैलिग्नेंट सेल। क्लियर है? इस तरह से बायोप्सी टेस्ट में पता किया जाता है एक ऑन्कोलॉजिस्ट के द्वारा, यानी उनमें जो पैथोलॉजिकल डिग्री वाले होते हैं उनके द्वारा। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए अब देखिए, कहते हैं दूसरा ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। यानी कि आप जानते हैं कोई भी ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहां पे होता है? बोन मैरो में। यानी कि बोन मैरो इज द हेमोपोएटिक ऑर्गन। उसी में इरिथ्रोसाइट बनेगा, उसी में ल्यूकोसाइट बनेगा, उसी में थ्रोम्बोसाइट बनेगा। मान लीजिए कि बोन मैरो में ल्यूकोसाइट बनाने का स्पीड बहुत ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है, यानी ये ल्यूकोसाइट्स का जो पेरेंटल सेल है जो उसको बनाता है ल्यूकोब्लास्ट, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा? ल्यूकोसाइट ज्यादा बनेगा, ल्यूकोसाइट जरूरत से ज्यादा बनेगा और परमानेंटली बनता चला जाएगा, तो उसी बीमारी को बोलते हैं ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। तो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर का जो टेस्ट होता है वो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट होता है फॉर ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर और ब्लड कैंसर। यानी ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ठीक है? कहता है कुछ एक्सरे बेस्ड टेक्निक भी है, ठीक है, जिसको रेडियोग्राफी टेक्निक बोलते हैं। ठीक है? तो इसमें दो वर्ड आता है, पहले इसको समझिए। सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक, एमआरआई टेक्निक और सीटी टेक्निक, कंप्यूटर टोमोग्राफी, दोनों 3D इमेज को लेता है। ठीक है? सीटी भी और वो भी, बट दोनों में अंतर है। सीटी में यूज करते हैं सोर्स ऑफ लाइट के रूप में एक्सरेज का, और उसमें करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का एमआरआई में। ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का कहता है, ठीक है, यूजेज ऑफ एक्सरे। ठीक है? टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, यूजेज ऑफ एक्सरे, सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसका पूरा नाम क्या पढ़िएगा? कंप्यूटर टोमोग्राफी। नोट्स में पूरा नाम लिखिएगा, कंप्यूटर टोमोग्राफी। किसके द्वारा? एक्सरे टू, ठीक है, क्या है? डिटेक्ट, जनरेट, यानी एक्सरे यूज होगा टू जनरेट 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। और कहता है एमआरआई में यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का कौन आता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यहां पे लिख दीजिए नॉन आयन, ऐसे ही पहले हमने बताया हुआ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, क्या बोलिएगा? यूवी रेज। ठीक है? डियर स्टूडेंट, देखिए मैं आपको यहां पे बता रहा था, ठीक है, एमआरआई के बारे में, और ये यानी कि रेडियोग्राफी टेक्निक में हमने आपको क्या बताया? सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी, जो 3D उसका इमेज बनाएगा, बट उसमें यूज होगा एक्सरे का सोर्स ऑफ लाइट के रूप में। और कहता है कि एमआरआई जो है, ठीक है, यानी कि एमआरआई यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एमआरआई यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ओके? तो कहता है किसके लिए? टू डिटेक्ट द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग बॉडी। ठीक है? और इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज होगा। लाइक क्या होगा? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब किसका यूज होगा? कहता है कि अल्ट्रावायलेट रेज का। मैंने आपको बताया। अब आइए
कहता है एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। कहता है कि यहाँ एक एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है, यानी एंटीबॉडी को डाल के देखा जाता है कि क्या जो कैंसर कॉजिंग सेल है, यानी कैंसर कॉज करने वाले जो वायरस होते हैं, जो ओंको वायरस होते हैं, उनके द्वारा जो एंटीजन निकलता है, तो एंटीबॉडी अगर डालेंगे तो वो कुछ रिएक्शन तो होगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में आपने पढ़ा है, वहां 5 चीजें होती हैं। एग्लूटिनेशन, तो कम से कम एग्लूटिनेशन तो हो। दूसरा क्या पढ़े हमने एग्लूटिनेशन के बाद कहता है कि ऑप्सोनाइजेशन या एडहेरेंस, तीसरा प्रेसिपिटेशन, चौथा न्यूट्रलाइजेशन, पांचवा लाइसिस। इस पांचों में एक इनिशिएटिव प्रोसेस एग्लूटिनेशन भी अगर हो जाता है, पता चलता है अच्छा वो एंटीबॉडी कौन सा होता है जिसका हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हर्सेप्टीन। हर्सेप्टीन एंटीबॉडी इज यूज टू डिटेक्ट द एंटीजन ऑफ कैंसर। ठीक है, उससे भी पता चलता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, एंटीबॉडी अगेंस्ट, ये हो गया। नेक्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस को बोलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये पता करने के लिए कि कौन, मतलब कौन सा टेस्ट कैसा है, यानी कि ये सोर्स ऑफ कैंसर क्या है, मतलब क्या जेनेटिक तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं उनके फादर में था, उनके मदर में था, उनमें आया, ठीक है, या पूरा जेनेटिक तो नहीं चला रहा है। जैसे ये आपको जो बता रहे हैं पांचवा कि टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है उसमें हम क्या करते हैं, उसको अर्ली डायग्नोसिस भी बोलते हैं, उसको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी बोलते हैं। कहता है इसमें होता क्या, इसमें पता करते हैं कि जेनेटिक तो नहीं है, जेनेटिक है या नॉन जेनेटिक है, कोई सोर्स से तो नहीं आया, किसी कार्सिनोजेन के द्वारा तो नहीं है, या कार्सिनोजेन के द्वारा अगर नहीं है तो जेनेटिक तो नहीं है। मान लीजिए कुछ नहीं खाया पिया, कुछ भी नहीं, एकदम सब चीज में कोई बंदा एकदम बिल्कुल परहेजी है, संयमित है, फिर भी उसको कैंसर होता है, तो हो सकता है उसके पूर्वजों में हो, पिछले 2-3 जनरेशन पहले का हो, तो ये पता करते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब देखिए यहां से मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट अब बताने वाला हूं। हम अभी जो आपको ट्रिक बताने वाले हैं वो ट्रिक क्या है, तो कहता है ये डायग्नोसिस के, ठीक है, डिटेक्शन और डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के 5 मेन ट्रिक है, 5 मेन पॉइंट है। पहला क्या था आपका, बायोप्सी टेस्ट या हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। दूसरा क्या बताया है, बोन मैरो टेस्ट और ब्लड टेस्ट। तीसरा क्या बताया, रेडियोग्राफी टेस्ट, रेडियोग्राफिक टेस्ट डिटेक्शन। और चौथा है एंटीबॉडी डिटेक्शन, और पांचवा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये देखिए 5 पॉइंट है ये टेस्ट के, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। ये जो डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस है इसके 5 स्टेप है, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस के 5 स्टेप है, ठीक है, कौन कौन, ठीक है, तो बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल, कहता है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, ठीक है, रेडियोग्राफी, ठीक है, रेडियोग्राफी टेस्ट या डिटेक्शन, उसके बाद है एंटीबॉडी टेस्ट, उसके बाद टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए याद ऐसे कीजिएगा, HP एक कंप्यूटर की कंपनी होती है, HP B3, तो उस कंपनी का जो मॉडिफाइड रूप है, जो आधुनिक रूप है, वो है HP BBB, यानी HP B3। HP B3 कंपनी का रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, डिटेक्शन के लिए, किसी चीज के पहचान के लिए, ठीक है, कैंसर सेल के पहचान के लिए HP कंपनी, HP B3 कंपनी का रैम बहुत सुटेबल होता है, ऐसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है। HP हिस्टोपैथोलॉजिकल, B3 B बायोप्सी, B ब्लड, B बोन मैरो, HP B3 हो गया, HP B3 हो गया, ठीक है। HP B3 रैम, यानी कि HP B3 यहां से मैं हटा देता हूं, ठीक है, आपको पजल लगेगा, यहां से मैं हटा देता हूं, ठीक है, तो HP B3 का रैम, HP B3 का रैम, तो HP हो गया, BBB रैम, R से रेडियोग्राफी, A से एंटीबॉडी और M से मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्लियर है, ये टेस्ट आपका क्लियर है। अब आएगा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कहता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इसके बारे में पहले समझिए, फिर ट्रिक पे आपको ले जाएंगे।
कहता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यानी कि कैंसर का इलाज करना एकदम इनिशियल स्टेज में अगर पता चला तब तो वो बहुत इजी है, और अगर इनिशियल स्टेज में पता नहीं चला तो कैंसर पे कितना भी हम खर्च कर लें, बचने और जिंदा रहने का चांस 50-50% ही है। कभी कभी तो 90% और 10% या 10% जिंदा रहने का, 90% मर जाने का। फिर भी लोग करते हैं कहीं ये बच जाए। पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, जान बहुत कुछ होती है। लोग पैसे खर्च करते हैं। कहते हैं कैंसर पे मतलब इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए पैसे खर्च करना, डॉक्टर्स दिखाना एक रिस्क ही है। ये रिस्क जो भी हो, यहाँ पे रिस्क हमारा ट्रिक है। RISK नहीं, RISC, RISC ये मेरा ट्रिक है। यानी RISC, R फॉर रेडियो, रेडिएशन, R फॉर रेडिएशन या रेडियो एक्टिव, ठीक है, थेरापी, रेडियो एक्टिव थेरापी, ठीक है, रेडियो एक्टिव थेरापी, एक ठीक है, रेडियो एक्टिव थेरापी। दूसरा आई से इम्यूनोथेरापी, तीसरा से सर्जिकल थेरापी, सर्जिकल ट्रीटमेंट, और चौथा केमोथेरापी, ठीक है, याद ही होगा। केमोथेरापी में हम क्या करते हैं? केमोथेरापी में हम कुछ स्पेशल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। कहता है जैसे विमब्लास्टीन, विमक्रिस्टीन, ये दोनों विंका रोजिया प्लांट से निकलते हैं। देखिए यहां पे विमब्लास्टीन, विमक्रिस्टीन, विमब्लास्टीन, ठीक है, विमब्लास्टीन और विमक्रिस्टीन, VIMCRS, विमक्रिस्टीन, विमब्लास्टीन, ये दोनों का यूज करते हैं। ये दोनों कहां से निकलता है जी? तो कहता है एक प्लांट है, उसका नाम है, ठीक है, कैथेरेंथस रोजियस, कैथेरेंथस, CATHARANTHUS, रोजियस। इसी को हम लोग बोलते हैं विंका रोजिया। क्या बोलते हैं इसको? विंका रोजिया भी बोलते हैं, विंका रोजिया, ठीक है, विंका रोजिया। ये दोनों ड्रग का यूज करते हैं, ठीक है। तो केमोथेरापी, सर्जिकल थेरापी में तो काट के हटा देते हैं, ठीक है। जैसे अभी मनीषा कोइराला का हुआ है, ब्रेस्ट काट के हटा गया, एंजेलिना जॉली का हटाया गया। ये शरद पवार जी देखिए एक नेता है, ठीक है, NCP के, उनका ये पूरा जबड़ा काट के हटाया गया। बोलने में आप उनको देखिए पता चल जाएगा। फिर कहता है कि इम्यूनोथेरापी, इम्यूनोथेरापी में होता क्या है कि मतलब क्या करते क्या है? तो कहता है जो इम्यून सेल कैंसरस सेल को पहचान नहीं पाता, यानी कैंसरस सेल को पहचान करके उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए मतलब एक बायोलॉजिकल मॉडिफायर का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फा-1 इंटरफेरोन। एक केमिकल होता है अल्फा-1 इंटरफेरोन। ये देखिए, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर इसका नाम है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर, इसका यूज करते हैं। तो कहता है वो क्या है? अल्फा-1 इंटरफेरोन। ये डालता है। आपको पता है ये इंटरफेरोन क्या होता है? वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ ऐसा केमिकल जो सराउंडिंग सेल को बचाता है, उसको बोलते हैं इंटरफेरोन। तो अल्फा-1 इंटरफेरोन डालते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर के रूप में, ठीक है। तो क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और वो बनाना शुरू करता है, ठीक है, एंटीबॉडी। किसके खिलाफ? कैंसरस सेल के खिलाफ, ठीक है। वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। लकली ये कामयाब हो तो। और रेडिएशन थेरापी या रेडियो थेरापी में हम वैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करते हैं प्लस गामा रेडिएशन का यूज करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एकदम सेंट्रिक हो। किस पे? यानी कि जो सेल ट्यूमर सेल है, जो सेल नियोप्लाज्मिक सेल है, उसको किल करे, सराउंडिंग सेल को छोड़ दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि रेडियो एक्टिव थेरापी। जैसे आयोडीन 131 का यूज करते हैं थायराइड कैंसर के सेल को किल करने के लिए, ठीक है, लिख दिया आयोडीन 131 थायराइड कैंसर के मतलब किल करने के लिए, थायराइड ग्लैंड के सेल को किल करने की जो कैंसर सेल है, ठीक है। तो कहता है यहां पे आपको ट्रिक हो गया, रिस्क, RISC, रिस्क ट्रिक इज यूज्ड फॉर, क्या बोलिएगा?
ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और B3 यानी कि कहते हैं HPB3 रेम इज यूज्ड फॉर, ठीक है, कंट्रोल एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के लिए तो ये हम लोग देख लिए, ठीक है। तो कैंसर कॉजिंग कुछ एजेंट है, ठीक है, उसका मैं एक फोटोग्राफ आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, इसके साथ में लगा रहा हूँ केमिकल कंपाउंड का, यानी कौन कौन केमिकल कंपाउंड ऐसे हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, वो भी इसके साथ में अटैच करूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और ये दोनों ट्रिक आप याद रखिएगा, ओके, टेक केयर।